अब हम लोग अपने नए सेगमेंट की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एपीएफ से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सेल है उस सेल के अंदर स्फीयर्स को हम लोगों ने काउंट कर लिया कि टोटल कितने स्फीयर्स हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि आपने बोला था कि सर सिंपल क्यूबिक के अंदर, सर सिंपल क्यूबिक सेल अगर रहेगा तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर आपने क्या बोला था, आपने मुझको बोला था कि सर एन एवरेज की वैल्यू जो होती है वो एवरेज केवल एक एटम होता है, ठीक है। फिर जब बीसीसी की बात हुई थी तो आपने बोला था सर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। और जब आपने एफसीसी के बारे में बात करी थी तो आपने बोला था कि सर एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉर्नर वाले हर एक कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं, 1/8 पार्ट अंदर है तो 8 × 1/8 1 एटम, और सारे के सारे फेसेस पे 6 एटम्स हैं, आधे आधे अंदर आ गए तो 3 एटम्स, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4 एटम्स। अब एक बात बताइए, अगर मेरे को सेल के अंदर अपना यूनिट सेल जो है, ये किस टाइप का सेल है, ये किस टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल की, ये क्यूबिक क्रिस्टल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल का एक वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। वो आप बोलोगे कि सर ए अगर सारी लेंथ है तो सर वॉल्यूम तो टोटल ए क्यूब आ जाएगा। तो आपने मुझको बोला कि सर मेरे पास सेल का पूरा वॉल्यूम है, पूरा का पूरा एक सेल है, उसका एक वॉल्यूम मिल गया है। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एक बात बताओ कि अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स अंदर अगर पता लग गए हैं और अगर उसका वॉल्यूम पता लग गया है, ये अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप समझना इसको, जैसे कि मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्फीयर का तो टोटल वॉल्यूम तो हम लोग को मिल ही गया है। वो आप बोलोगे हाँ सर सारी लेंथ कितनी है, ए है, ए है, ए है, तो वॉल्यूम तो सर ए क्यूब हो गया। अब एक बात बताओ, इसके अंदर कितना बड़ा स्फीयर है, एक स्फीयर है चाहे 2 स्फीयर, जितना भी स्फीयर है, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। जब ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अगर मुझको इसका वॉल्यूम, अगर केवल एक स्फीयर की बात मैं कर रहा हूँ, और डिवाइड बाई अगर एक क्यूब मैं कर दूं, तो क्या आप बताओ, आप में से आप मुझको इस बात का आंसर करो कि क्या मुझको वो वॉल्यूम निकल जाएगा जो कि कितना पैक है कि नहीं। पैक का मतलब है कि कितना खाली नहीं है, कितना भरा हुआ है, वो मुझको निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कि मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा एक स्फीयर का, सेल का वॉल्यूम निकाल दूंगा तो कितना उसके अंदर कवर किया हुआ है स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे सेल का वॉल्यूम एक क्यूब है। तो एक बात बताओ, क्या मुझको इतना समझ में आ जाएगा कि मेरा इस टाइप का पर्टिकुलर सेल जो है वो कितना ज़्यादा भरा हुआ है, कितना परसेंट भरा हुआ है, ठीक है। एक बात बताओ, जो जितना परसेंट भरा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। और चीज़ क्या बोलेंगे कि उसकी कैपेसिटी जो है होल्ड करने के स्फीयर की वो भी ज़्यादा है। तो आपको क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को स्फीयर्स के वॉल्यूम निकल जाए और मेरे को एक पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल जाए, तो मैं उससे डिवाइड करके ये बता सकता हूँ कि मेरी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, बता सकता हूँ ना। तो सिमिलरली दोस्तों, ये जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो देखिए वो क्या होता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी, इट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है दोस्तों। इसको डिनोट करने का एक फॉर्मूला होता है, इसको एपीएफ से लिखा जाता है। एपीएफ होता है एन एवरेज, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से नहीं डिनोट करते हैं। एन एवरेज का मतलब क्या हो गया कि पूरे उस सेल के अंदर में कितने एवरेज नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो क्या ये मेरा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। अब देखो बात क्या है कि अगर एन एवरेज की वैल्यूज तो हमारे को पहले से पता है, यानी कि ये वैल्यू पता है, ठीक है दोस्तों। आर और ए का अगर कोई एक रिलेशन निकाल लें, तो क्या आर और ए का रिलेशन अगर निकल जाएगा तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल को बना रहे हैं। जब सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल को बनाए, थोड़ी देर के लिए अभी इसको रब कर देते हैं। देखिए सबसे पहला जो केस रहेगा हम लोग का, वो सिंपल क्यूबिक का केस रहेगा। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर आप बताओ एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
एवरेज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हैं टोटल 1, क्योंकि केवल कॉर्नर वाले एटम्स हैं आपके पास स्फीयर के। अब देखो आप, जो अरेंजमेंट होता है इस टाइप का, इस सेल का, ठीक है, वो कैसा होता है, इस तरीके का कुछ होता है। देखो क्या होता है, अगर अभी हम लोग इसको कंसिडर करें, आप मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक एक स्फीयर है और ये यहाँ से यहाँ तक एक स्फीयर है, ठीक है। केवल अभी हम लोग 2 डायमेंशन में अभी चलेंगे। फिर यहाँ से देखो आप, इस तरीके से एक बड़ा स्फीयर है, इसका सेंटर थोड़ा और नीचे हम लोग को पुश करना चाहिए था, और इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर भी एक है, सिमिलरली एक उधर भी है, एक उधर भी है, एक इधर भी, इधर भी है, टोटल 8 एटम्स हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपके आँख के सामने बिल्कुल प्लेन है। अगर ये आपका जो प्लेन है वो एक्स प्लेन है और ये प्लेन अगर जेड प्लेन है, देखिए वाई प्लेन तो इनसाइड द पेपर चला जाएगा। तो मैं किस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में स्विच कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप, क्या मैं ये डायग्राम इस तरीके से अगर बना दूँ तो क्या ये ठीक है कि यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम को रब कर रहा हूँ ताकि कि आपको इजीली समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल 2 डायमेंशनल फिगर में सर्कल के, मान लो कि आपने एक बीम ऑफ लाइट वहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो अगर आपने बीम ऑफ लाइट अगर अपने यहाँ से मेरे पास प्रोजेक्ट करेंगे तो जो स्फीयर होंगे मेरे, वो कुछ इस तरीके का शेप अटेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस साइड के पार्ट को हम लोग अभी इतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बताओ कि यहाँ पर भी इसी टाइप से कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया सेंटर, ये भी क्या हो गया सेंटर, ये भी क्या हो गया सेंटर, ये भी क्या हो गया सेंटर। तो देखिए दोस्तों, आर रेडियस ऑफ स्फीयर तो है, चलेगा। अच्छा देखो आप, ये अगर एज लेंथ आप बताओ, अगर ये इस तरीके से अगर हम लोग प्लेन को, ये वाला प्लेन अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था तो ये लेंथ तो ए ही रहेगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आप बताओ, क्या ये ए रहेगी? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो ए रहेगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, वो भी ए रहेगी। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मेरा रेडियस है और ये क्या है मेरा रेडियस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि एक पैरामीटर दिया जाता है, वो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और साथ ही के साथ इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। बताओ आप, क्या ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है? आप बोलोगे हाँ सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। वो स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये सेंटर डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटर डिस्टेंस है। तो ये हो गया स्मॉल r। अच्छा देखिए, डायामीटर की अगर मैं बात करूँ, देखो आप एक चीज़ मुझको बताओ कि क्या ये डिस्टेंस अगर ऐड कर दूँ मैं और इतना ही इस साइड का अगर मैं डिस्टेंस काउंट करता हूँ तो ये डायामीटर भी हो जाता। तो क्या सेंटर से सेंटर वाले डिस्टेंस को भी डाया बोल दूँ मैं? अगर इधर भी रेडियस है, अगर इधर भी रेडियस है, तो क्या ये डायामीटर ऑफ स्फीयर है यहाँ से यहाँ तक का? आप बोलोगे हाँ सर, d इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ स्फीयर। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। आप लोगों ने क्या बोला सर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर भी तो है। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर a है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो क्या सेम डिस्टेंस को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप बताओ, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए क्या a इज इक्वल टू 2r आपको मिल गया है? अगर a इज इक्वल टू 2r का रिलेशन हम लोग को सिंपल क्यूबिक के लिए मिल गया है, तो दोस्तों क्या हम लोग एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अब निकाल सकते हैं? ये बताओ आप,
क्या हम लोग इसमें पुट करके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए बात करें, अब ये वैल्यूज़ तो आपको समझ में आ चुकी हैं, आर क्या होता है और डी क्या होता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एन एवरेज की वैल्यू को यहाँ पर लिखा, एन एवरेज की वैल्यू 1 है, तो हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालते समय 1 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 2r के बराबर है, 2r का क्यूब, तो r क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू आती है फॉर सिंपल क्यूबिक सेल वो क्या आती है, 0.52 होती है। ये वैल्यू आपको रिमेंबर भी रखना है, ठीक, और इसको निकालना भी क्या है, काफ़ी आसान है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको जब r लिखा था, तो देखिए दोस्तों जो r जो होता है वो रेडियस ऑफ स्फीयर तो होता है, ये साथ में हमने क्या लिखा था, हाफ ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम्स। क्या होता था, स्मॉल r जो होता है ये साथ के साथ क्या होता है, हाफ ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम भी तो होता है ये। तो आपने बोला हाँ सर ये तो नियरेस्ट एटम तो होता है, तो ये तो सिंपल क्यूबिक का हो गया। अब देखिए फेस आइटम्स की अगर मैं बात करूं, फेस सेंटर्ड एटम्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए मैं फिर से फेस सेंटर्ड के लिए ड्रॉ करने जा रहा हूं इसी डायग्राम को। किसके बारे में बोलते हैं, नियरेस्ट। मेरा फोकस था आपको नियरेस्ट पे बताना कि आप नियरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब आइए हम लोग थोड़ा देर के लिए फेस सेंटर्ड एटम्स को एज्यूम करें, ठीक है ना, सेल को एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, इस टाइप के सेल में, इस टाइप के सेल में जो होता है दोस्तों वो ऐसा होता है कि एक ये हो जाएगा स्फीयर, एक स्फीयर ये होता है, एक स्फीयर ये होता है, एक स्फीयर ये होता है, और सेम साइज का, एक्चुअली देखिए इस डायग्राम में साइज हम लोग एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाए हैं, लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल इसी साइज का एक और स्फीयर फेस पे भी हो जाता है, ठीक है। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके आंख के सामने एक्स जेड प्लेन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन बना ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स जेड प्लेन बना लेंगे इसी को देखा देख के, ठीक है। अब एक्स जेड प्लेन अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग का डायग्राम जो हो रहा है वो किस शेप का बन रहा है, ए शेप का बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो रहा है, ये आपका एक स्फीयर आ जाएगा, ये इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। बताओ आप क्या दिख रहा है आपको, नियरेस्ट टचिंग स्फीयर्स दिख रहे हैं आपको। तो एक बात बताओ, जो नियरेस्ट होंगे यहाँ पे वो इस सेंटर से इस सेंटर तक के डिस्टेंस ज़्यादा नज़दीक है या इस सेंटर से इस सेंटर के डिस्टेंस ज़्यादा नज़दीक है, आप बताओ। अगर मैं इस डिमेंशन की बात करता हूँ तो आप बताओ ये डिस्टेंस क्या है, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ड्रॉ करूँ, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों में ज़्यादा नज़दीक कौन सा है। आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट है। आइए इसको मिला देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये a है और अगर ये भी a है तो क्या हम लोग इसको a√2 लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिमेंशन। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a√2 भी लिख सकते हैं, यानी कि डायगोनल की वैल्यू में बोल रहा हूँ, आपका डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक का a√2 हो जाएगा, a√2, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, अगर सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है, अगर ये r 2r, सिमिलरली सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे भी 2r है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2r + 2r = a√2। बताओ लिख सकते हैं, फिर से देख लो आप, 2r + 2r = a√2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन के लिए अब सिंपल क्यूबिक सेल आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एफसीसी के बारे में बात कर रहे थे, ये सेकंड वाला एग्जांपल अगर है तो सेकंड में अगर हम लोग एफसीसी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों अभी हम लोग इस फॉर्मूले को हटा देते हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं कि सर यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है ए और आर का, सर वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि a√2 = 4r। बताओ मिल सकता है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब a = 4r / 2√2, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, a = 2√2r।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आया कि फॉर FCC सेल A इज इक्वल्स टू 2√2r आपने निकाल लिया, ठीक है ना, वही है, आपने डायगोनल निकाल लिया, सेंटर डिस्टेंस आपको पता है कि 2r के बराबर होती है, तो ये 4r हो जाएगा, 4r इज इक्वल्स टू A√2। अब दोस्तों एक बात बताओ, एन एवरेज कितना होता है FCC के अंदर? आपने बोला सर एन एवरेज की वैल्यू होती है 4, कॉर्नर वाले एटम्स की वजह से 1 और फेस वाले एटम्स की वजह से 3, तो एन एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ से हम लोगों ने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देख लिया। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है? एन एवरेज इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाई ए का क्यूब होता है, यानी ए कितना हो जाएगा 2√2r का होल क्यूब। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो 0.74 आ जाएगी, यानी कि जो आपका FCC सेल रहता है वो 74% एफिशिएंट होता है अपने आप को पैक करने के लिए। जब हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हम लोग को और डिटेल में समझ में आएगा ये, पर अभी हम लोग को इतना समझ में आ गया कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, देखिए आपके एग्जाम से कभी भी ये पूछा जा सकता है, ये रिलेशन आप याद रखोगे, कौन सा? A√2 या A इज इक्वल्स टू 2√2r, ये वैल्यू भी आप क्या करोगे? याद रखोगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का सेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? BCC सेल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर के अंदर आपको पता है कि कौन सा सबसे नियरेस्ट रहेगा? नियरेस्ट के बारे में हम लोग को नहीं देखना है। अगर हम लोग BCC के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता है कि एक एटम कहाँ पे है? उसकी बॉडी के सेंटर में है। तो बॉडी के सेंटर में है तो हम लोगों ने क्या किया कि उसके लिए भी A और R का रिलेशन निकालना चाहा। तो देखिए आप A और R का रिलेशन कैसे निकलता है बॉडी सेंटर्ड के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड एटम के लिए बना रहे हैं। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा आपको विजुलाइज बस करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे एक एटम होगा, एक एटम यहां पे होगा। अब यहां पे क्या होगा? एक बीच में, एकदम बीचों बीच में एक एटम इसको टच करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा बॉडी में? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस प्लेन को कंसीडर करूं, आप समझना इस चीज को, मैंने किस प्लेन को कंसीडर किया है दोस्तों? मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं फिर से उस प्लेन को ड्रॉ कर ले रहा हूं। अगर मैंने इस प्लेन को कंसीडर किया, यहां से लेकर के ये वाला जो प्लेन है, अगर मैंने इस प्लेन को कंसीडर किया, तो दोस्तों अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में प्लॉट करने की कोशिश करूं तो देखो आपको थोड़ा विजुलाइज करना होगा। मैं यहाँ पे A लिख दे रहा हूँ, इसको B लिख दे रहा हूँ, इसको C लिख दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे 0 वाला जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको D लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ABCD करके अपना 2 डायमेंशन में इसको प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक एटम होगा ऐसे सिमिलरली इसको टच कर रहा होगा। उसी तरीके से क्या होगा, एक यहाँ पर भी ऐसा एटम होगा जो कि क्या करोगे, इसको इस तरीके से टच कर रहा होगा। अगर ये डायग्राम अगर मान लीजिए कि बनाया जाए, देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअल डायग्राम समझ में आएगा। तो एक एटम कॉर्नर, एक एटम कॉर्नर, एक एटम कॉर्नर, और देखिए क्या होगा साथ के साथ एक बड़ा सा स्फीयर भी तो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि बॉडी सेंटर का एटम है। अगर ये बॉडी सेंटर का एटम है तो डेफिनेटली सर स्फीयर आएगा ही आएगा। अब अगर स्फीयर आएगा, अब हम लोग को क्या करने हैं? फिर से भाई A और R का रिलेशन निकालना है। आप एक बात बताओ, अगर ये A है, अगर ये A है, ठीक है, सॉरी, अगर ये A है, आपको इस तरीके समझना पड़ेगा। अगर ये लेंथ A, ये लेंथ A, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली लेंथ A√2 होगी कि नहीं होगी? डायगोनल होगा। देखो आप, ये A, फिर यहाँ पे ये A, तो ये क्या हो जाएगा? A√2, यानी कि AB की लेंथ कितनी हो गई? A√2, और BC की लेंथ कितनी? A। तो AB की लेंथ हो गई A√2, BC की लेंथ हो गई कितनी? A। और अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2r, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2r। तो आप मुझको ये बोलोगे कि सर ये तो टोटल 4r हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा इसकी एक और वैल्यू है, किसकी? AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू कैसे आप निकाल लोगे? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है a√2 यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू a स्क्वायर दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू √3a। तो आप लोग मुझको बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये डी पॉइंट नहीं है भाइयों और बहनों, ये डी पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट √3 है, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा √3। तो आप यहाँ से मुझको बोल दोगे कि सर यहाँ से तो एक रिलेशन मिल गया है और सर रिलेशन कुछ ऐसा मिला है कि 4r इज इक्वल टू a√3, या आप ये बोलोगे सर a की वैल्यू क्या आ रही है 4r डिवाइडेड बाई √3। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर भी एक रिलेशन निकाल दिया, a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब आता है दोस्तों फिर से एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपको पता है, एन एवरेज की वैल्यू बताइए, एन एवरेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आप बोलोगे सर एन एवरेज की वैल्यू तो 2 है। अब सर 2 को अगर मैंने 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 4/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया r क्यूब से, सर मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरी वैल्यू 68 आई है, यानी कि मेरा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.68 हो जाएगा। अगर हम लोग इस पूरी वैल्यूज़ को जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, अगर इसको हम लोग टेबुलाइज करके लिखना चाहें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आता है और जिसको कि हम लोग को याद भी रखना है दोस्तों। देखिए, सॉरी फॉर दैट, अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें, अगर BCC की बात करें और FCC की बात करें, तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग एन एवरेज लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू KR लिख लेते हैं, K कोई कांस्टेंट है, अगर मान लिया आपसे एग्जाम में K की वैल्यू पूछ लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे। और दोस्तों अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो गया तो इस तरीके से आपको एग्जाम के लिए अपना टेबल तैयार करके चलना है और आपको याद रखना है वैल्यू। सिंपल क्यूबिक में एन एवरेज होता है 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, FCC में 4, FCC के अंदर हम लोग कितना लेते हैं 4 लेते हैं। अब पहला रिलेशन जो था वो क्या था, A इज इक्वल्स टू 2R था, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या था, जो BCC आइटम का था वो क्या था 4R डिवाइडेड बाई √3, और जो थर्ड जो था आपका FCC का था वो था A इज इक्वल्स टू 2√2R। फिर आपने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 0.52, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.68, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.74। दोस्तों इसके अलावा हम लोग को एक HCP क्रिस्टल भी याद रखना है, HCP क्रिस्टल के अंदर हम लोग A और R का रिलेशन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग के काम का भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं 6 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाता है 74, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यूज़ कंटिन्यूसली पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर एक साल कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इस पर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हम लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम जो भी उस क्या है उस सेल के अंदर में है इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट एटम, जितने भी एटम्स हैं सबका वॉल्यूम आपने एक पूरा आपका एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ स्फीयर रखे हुए हैं छोटे छोटे, कुछ अलग अलग गोले रखे हुए हैं, आप समझ लेना, और हर एक गोले का एक कुछ ना कुछ क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो पूरा बॉक्स के अंदर अगर 3 गोले हैं तो 3 का वॉल्यूम आपने क्या किया निकाल लिया और पूरे डब्बे का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, तो आप ये बता सकते हो कि आपका डब्बा कितना % भरा हुआ है। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे मैंने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए निकाला है और यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ FCC इज इक्वल्स टू HCP। आप इसी तरीके से याद रखो, इज ग्रेटर दैन BCC इज ग्रेटर दैन सिंपल क्यूबिक। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आई होप कि डेफिनेटली आप 1 मार्कर या 2 मार्कर प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर लेंगे। अब आइए दोस्तों एक वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि वॉल्यूम का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में अच्छे से कवर किया है। अब हम लोग देख रहे थे कि हम लोग ने जो कवर किया है कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब भी क्वेश्चन लिख लेने के बाद आप खुद पॉज करें और खुद से अटैम्प्ट करें। और देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि इन अ सिंपल क्यूबिक सेल
ठीक है दोस्तों, सिंपल क्यूबिक सेल लिखा है मैंने ये, सिंपल क्यूबिक सेल। एटॉमिक पावर फैक्टर आ गया था एग्जाम में, गलती से उन लोगों ने पब्लिश हो गया था, इसलिए हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेन बताना चाहता हूँ वो चीज़। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज, देखिए दोस्तों इससे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में पूछ रहा था, 0.9, ऑप्शन बी जो था वो 0.7 था, ऑप्शन सी जो था वो 0.5 था, और ऑप्शन डी जो था वो 0.3 था। तो दोस्तों सिंपल क्यूबिक सेल का मैंने आपको बताया है कि सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है। सिंपल क्यूबिक सेल वो होता है जिसका रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, A=2R होता है। और अगर आप एटॉमिक देखिए, और एक और बात है, यूपीएससी के पेपर्स में कई बार कुछ मिसप्रिंट टाइप का हो जाता है, तो अब एटॉमिक पावर फैक्टर देख करके आपको छोड़ नहीं देना था क्वेश्चन, आपको ये समझ जाना था कि ये क्या पूछना चाह रहा था, पैकिंग फैक्टर ही पूछना चाह रहा था। तो आपने चेक किया 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, हम लोग को पता है कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया 0.52, नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है 0.52, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया था जिसको हम लोग स्लाइटली क्या बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर बोलते हैं, उसमें आया हुआ था ये 2019 का क्वेश्चन था ये ESE 2019 का पेपर है, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आया हुआ था, ये ईयर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ESE 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन FCC यूनिट सेल, मतलब FCC यूनिट सेल के बारे में जानना चाह रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस R, ठीक है दोस्तों। उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन हम लोग को दिए थे। ऑप्शन ए जो दिया हुआ था वो था 3r³ इंटू √3, 3r³ √3 वैल्यू दिया हुआ था। जो बी ऑप्शन दिया हुआ था 16r³ √2, ऑप्शन सी दिया हुआ था 16r³ √3, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ था वो 2r³ √3 दिया हुआ था। देखिए दोस्तों, ये क्या थे, हम लोग के गिवन क्वेश्चन आए हुए थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है उस स्टडी के बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। तो देखिए दोस्तों, किसके बारे में पूछा है, FCC यूनिट सेल के बारे में पूछा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले FCC यूनिट सेल का कौन सा डायग्राम, XY प्लेन, सॉरी आपके आँख के सामने वाला जो प्लेन है XZ प्लेन वाला डायग्राम आप फिर से बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखो दोस्तों, यहाँ से ये A, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, A√2, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या बोलोगे, सर सेंटर डिस्टेंस जो है ये 2r के बराबर होता है, तो ये 4r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या 4r, ये 9r नहीं है, ये 4r है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, A = 4r डिवाइड बाई √2, मतलब 2√2r आपने कर लिया इसको, ठीक है दोस्तों। रेशनलाइज कर दिया इसको, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बताओगे मुझको कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, तो जो आप बताओगे सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो होता है A³। अब आप ये भी बताओगे कि पर सर A की तो वैल्यू 2√2 दी हुई है, या हम लोग को पता है, हम लोग डिराइव करना तो जानते हैं, तो 2√2 का होल क्यूब r³। अब देखिए दोस्तों, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर इंटू √2r³। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 8 × 2 × √2r³, तो ये क्या आ जाएगा 16√2r³। और क्या हम लोग गिवन ऑप्शन को देखते हो हम लोग कह सकते हैं, इतना हम लोग ये सारी चीज़ें क्या किया, हम लोगों ने तो पढ़ी हुई है, हम लोग को सारी चीज़ें पता थी, हमने पुट किया, हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन था ये मॉडरेट लेवल का पेपर। इसलिए मैंने बोला कि मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पढ़ाया,
लेकिन आपको पता है कि बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा इन्फेरेंस करके सॉरी आप इस चीज़ को क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, आराम से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर वही आप मान लो FCC की जगह पे अगर वो हम लोगों से BCC क्रिस्टल के बारे में पूछ लेते कि BCC क्रिस्टल के लिए बताओ, तो मैं चाहता हूँ आप BCC और सिंपल क्यूबिक दोनों को ही निकालें। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें इसको। आप क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर, सर सिंपल क्यूबिक के अंदर A = 2R होता है, तो वॉल्यूम सर A क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 8R क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात देखिए, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर वहाँ पे अगर A = 2R अगर हो गया तो निकाल लिया। ये तो हो गया हम लोग का सिंपल क्यूबिक के लिए। अब आइए BCC क्रिस्टल के लिए करते हैं। BCC क्रिस्टल के लिए आपने क्या किया, वो XZ वाला प्लेन निकाल के आप ले करके आए, ठीक है, जिसमें यहाँ पर भी एटम था, यहाँ पर भी एटम था। ठीक है दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम कुछ इस टाइप का। आप समझना इसको कि मैंने 2 डायमेंशन में प्लॉट करना है इस डायग्राम को। देखो, तो मैंने क्या किया, 2 डायमेंशन में इसको प्लॉट किया, तो ये हो जाएगा A√2 और ये हो जाएगा A। ये आपका हो गया स्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 2R, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2R। 4R = A√3, दैट मीन्स A = 4R / √3। दोस्तों जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा A क्यूब के बराबर। A क्यूब का मतलब कितना हो गया 4R / √3 का होल क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 4 64, 64 R क्यूब / √3 का स्क्वायर यानी कि क्या 3 × √3। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका रेस्पेक्टिव FCC का वॉल्यूम हो जाएगा। अब दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, FCC, BCC और क्या नाम है HCP आइटम्स, इन चारों का। और साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, साथ के साथ इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी देख लेते हैं कि एग्जांपल्स भी आपको देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके आने वाले अपकमिंग में ईयर सर वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स टू एनी गिवन एटम, नंबर ऑफ इक्वली नियरेस्ट, आपको ये भी देखना है, नंबर ऑफ इक्वली नियरेस्ट एटम्स टू एनी गिवन एटम inside a crystal lattice, inside a crystal lattice। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जो भी नियरेस्ट एटम रहेगा फ्रॉम एनी गिवन एटम इनसाइड अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज क्या, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखना, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो, अगर आप इसको सेम प्रॉब्लम को याद रख रहे हो तो। अब देखिए सिंपल क्यूबिक में अभी आपको समझ में आ जाएगा कितने आइटम्स होते हैं। अब मैं थोड़ा 2-3 क्यूब्स के बना रहा हूँ, यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। ये हो गए मेरे 4 क्यूब्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ आप, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से मैं डॉट 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 बॉटम वाला एटम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक एटम यहाँ पे रख देता हूँ, मान लो आप समझना आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप बॉन्ड देखो, यहाँ से यहाँ वाला जो एटम एक है, ठीक है, मैं इसको रेड से डिनोट करता हूँ क्योंकि मेरा फोकस एरिया जो है वो ये वाला एटम है, तो मैं इसको रेड से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए, यहाँ से लेकर के एक एटम यहाँ पे आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, और एक एटम कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए जो किसके नज़दीक है। अब एक बात बताओ आप, एक ऊपर की ओर एक एटम आएगा और एक एटम कहाँ वाला आएगा, नीचे आएगा। और कोई एटम आपको इससे नज़दीक दिख रहा है, न ये वाला एटम 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 है। क्यों, क्योंकि इन सबका लेंथ क्या है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए। तो आप मुझको बोलोगे
कि सर यहाँ पे जो मेरा एटम है जिसके ऊपर मैंने अपनी स्टडी को फोकस किया है, वो मेरा ये रेड वाला एटम है। और अगर ये मेरा रेड वाला एटम है सर, तो मेरे को टोटल 6 एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इससे नज़दीक हैं। और सर मैं इसी तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि जो हर एक एटम है 1 2 3 4 5 6, सर हर एक एटम इनमें से जो है, और मैं इसको अपना कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ इस एटम को अगर, ठीक है ना, तो आप मेरे से क्या बोलोगे कि सर जो हर एक एटम है सर 1 2 3 4 5 6, और जो सर एक रेड वाला एटम दिखाई दे रहा है, तो रेड वाले एटम से नियरेस्ट 6 एटम्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस डायग्राम के अंदर। और सर एक चीज़ और समझ में आ रही है कि सर ये जो हर एक एटम है, ये 3/3 वाला एटम है, इससे भी इसी तरीके से एक एटम इधर जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक ये वाला एटम हो गया होगा, और एक ये रेड वाला एटम। तो बताओ आप 4 तो ऐसे ही होगा इसमें। फिर अगर मैं यहाँ का भी बॉटम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, एक एटम बना दूंगा, एक ऊपर एटम बना दूंगा। तो बताओ क्या मेरा थर्ड वाले एटम से भी 1 2 3 4 5 6 एटम्स जुड़े हुए हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर एक एटम से टोटल 6 एटम्स क्या हैं, नियरेस्ट हैं? और अगर टोटल 6 एटम्स नियरेस्ट हैं दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ इक्वली नियरेस्ट एटम्स टू अ गिवन एटम इनसाइड अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आ गया? इस डायग्राम से आपको सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है दोस्तों, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आया? 6 समझ में आया। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा फेस सेंटर के बारे में हम लोग चलते हैं, या बॉडी सेंटर के बारे में चलते हैं। चलिए आइए, ठीक है। आई होप कि ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया आपको। देखिए डायग्राम एक्चुअली अगर आप एनिमेशन में अगर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए आप एनिमेटेड वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से वैसे अपनी ओर से ट्राई करेंगे, मैं और आप, कि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को विजुलाइज अच्छे से कर पाएँ। आई होप कि सिंपल क्यूबिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बॉडी सेंटर के बारे में बात करें। बॉडी सेंटर में एक बिल्कुल सेंटर में बॉडी के ये वाला एक एटम रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वाले एटम से बॉडी सेंटर में अगर मैं इसको फिर से रेड से दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्तों, और एक और मैं ऊपर भी इसको क्या कर रहा हूं, लिफ्ट कर ले रहा हूं। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको आइए थोड़ा सा बड़ा बना करके देखते हैं। ठीक है, 2 हो गए। एक काम करो आप, एक और निकाल लो आप। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरीके से आप क्या करो, एक और डायग्राम इस तरीके से रख लो, और ये बड़े बड़े क्यूब्स आप बना के चलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो 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 देखो, नियरेस्ट एटम्स कौन से थे? जो बॉडी वाले थे, किससे? कॉर्नर वालों के साथ, हर एक कॉर्नर से इक्वली डिस्टेंट थे। ठीक है, एक बॉडी के सेंटर में एक एटम यहाँ पे बना दिया मैंने, एक बॉडी के सेंटर में एकदम एटम बना दिया मैंने। ये वाला बॉडी है, एक यहाँ पे एकदम सेंटर में बना दिया मैंने, एक सेंटर में मैंने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि हर एक कॉर्नर पे मैं अब 8 एटम्स पुट करने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, हर एक कॉर्नर पे क्या किया, 8 एटम्स, 8 एटम्स को पुट किया। होते भी हैं, हम लोगों को पुट करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो होते ही होते हैं। कितने होते हैं? 8 एटम्स होते हैं। एक बात बताओ आप, जो भी एटम आप कंसीडर करो, मैं चाहता हूँ आपको कि आप, अगर आप देखो, समझ लेना अब, और आपको इजीली समझ में आएगा, इस एटम से नियरेस्ट एटम ये वाला है या ये वाला है? क्योंकि आप देखो, अगर इस एटम से, ये ब्लैक एटम की मैं बात करता हूं, ब्लैक से इस वाले ब्लैक का डिस्टेंस कितना है? A, और ब्लैक से इस वाले एटम का डिस्टेंस कितना है? आप याद करो, आपने कैलकुलेट किया था 4r = a√3। ठीक है ना, आपने क्या कैलकुलेट किया था? 4r = a√3, और ये डिस्टेंस आपका क्या था? 2r है। ये डिस्टेंस आपका, आप बताओ, ये वाला डिस्टेंस 2r ही तो होगा ना, 4r थोड़ी होगा, 2r होगा, सेंटर डिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा ये a√3 / 2। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 × a / 2,
क्या ये 1.866 समथिंग आएगा, ये 0.866 आएगा 2R। एक बात बताओ आप, 0.866 और A में नज़दीक कौन सा है? 0.866 है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस एटम को कंसीडर करेंगे, इससे बॉडी में यहाँ पे क्लोज होगा, एक ऊपर वाली बॉडी में क्लोज होगा, एक बगल वाली बॉडी में, इधर ऊपर वाली बॉडी में इसके क्लोज होगा, एक इधर की और बॉडी में क्या होगा, क्लोज होगा। तो इन टोटल 8 एटम्स आएंगे। देखो आप कैसे आएंगे कि ये बॉडी एटम वाला, एक यहाँ की बॉडी एटम, एक यहाँ के अंदर वाला बॉडी एटम, ठीक है, एक किधर आएगा, एक आएगा ये आगे की ओर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप कंसीडर करते, अगर आप इस वाले एटम को कंसीडर करो, देखो आप, तो एक यहाँ पे इससे बॉन्ड 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, और सिमिलरली आगे साइड भी अगर मैं एटम बनाऊं, मतलब कि पीछे साइड की मैं बात कर रहा हूँ, आगे या पीछे जिधर की भी और आपको बनाना होता। चले आइए देख ही लेते हैं इसको भी, क्या कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि इस तरीके से एक और बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पे भी एक होता, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से थोड़ा सा अपना क्यूब को बढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक रेड आएगा, इसके अंदर भी एक रेड एटम आएगा। इस ब्लैक की बात हम लोग कर रहे हैं, इस ब्लैक वाले से नियरेस्ट कितने एटम्स आएंगे टच में? 8 एटम्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ब्लैक एटम की कंसीडर करें तो उससे 8 नियरेस्ट रेड एटम्स हैं। और अगर आप रेड एटम को कंसीडर करो, कोई भी आपको लेना होता है ना नियरेस्ट एटम, तो देखो इस वाले रेड से अगर हम लोग बॉन्ड बनाना चालू करें, तो देखो अगर इस रेड की बात करें तो इस रेड से ये एक एटम, एक ये 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 एटम और एक ये एटम। कितने नियरेस्ट आइटम्स बन गए आपके? कितने नियरेस्ट बन गए आइटम्स आपके? टोटल 8 नियरेस्ट आइटम्स हो गए, एटम्स हो गए। तो आपने क्या बोला फिर से डेफिनेशन से कि बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप रेड एटम की बात करो, आप इस रेड की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 बॉन्ड कहीं से ही बन जाएंगे, ठीक है। तो यही इसी तरीके से क्या होता है, अगर आप ब्लैक को भी कंसीडर करते हो तो आपको 8 ही बॉन्ड्स मिले होते उसके अंदर भी, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपना थर्ड टाइप का जो लैटिस होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा बचा है आपका? फेस सेंटर्ड बचा हुआ है। तो थर्ड हम लोगों ने क्या किया, फेस सेंटर्ड के लिए देखने की कोशिश की, ठीक है। ये और भी ज़्यादा सिंपल है इसको समझ पाना। फेस सेंटर्ड एटम के लिए क्या किया हम लोगों ने, आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बल्क बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ज्वाइन करेगा, सिमिलरली यहाँ पे ज्वाइन करेगा, और ये इस तरीके से क्या होगा, एटम बना लेगा। सिमिलरली आइए यहाँ पे बना लेते हैं, और सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, पीछे साइड भी बना लेंगे, और एक एटम और यहाँ पे भी आपने बना लिया। डायग्राम थोड़ा सा आपका क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। अब आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फेस सेंटर्ड एटम के लिए आप बताइए फिर से नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, बीच वाला, फेस के सेंटर पर जो एटम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फेस के सेंटर पर अगर कोई एटम देखने की कोशिश करता हूँ, कहीं पर भी आप देखो, अगर हम लोग फेस सेंटर पर देखने की कोशिश करेंगे, एक एटम ये है, अब इससे नियरेस्ट एटम हम लोग को देखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बिल्कुल क्या रहेगा, ऊपर एटम भी रहेगा। तो देखिए आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे एटम्स दिखाई देंगे, 4 जो होंगे तो नियरेस्ट तो यहीं पे आ गए, ठीक है। और सिमिलरली क्या हुआ, इस फेस के बाद बिल्कुल इसके ऊपर भी एटम्स होंगे 4, और साइड में भी एटम्स क्या हो जाएंगे 4। तो अगर आप एनिमेशन में भी इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो एक एटम से टोटल के टोटल इस डायग्राम के अंदर 12 आइटम्स अलग अलग, 12 एटम्स अलग अलग जुड़ते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। अगर आप 12 अलग अलग एटम्स को फेस पे अगर आप एडिशन करके देख पा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक फेस पे एक जो एटम होता है उससे क्या होते हैं, नियरेस्ट आइटम्स कुछ होते हैं। या अगर हर एक आप एटम की बात करो
इससे इस फेस पे एक नियरेस्ट है, 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 4 इस तरीके से। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, इस फेस पे एक नियरेस्ट है, इस फेस पे एक नियरेस्ट। समझना आप, यहाँ पे जो एटम है, अगर मैं बात करूँ ये वाला एटम, तो देखो आप यहाँ पर भी तो एक सेंटर में आएगा, ये वाला इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला इस फेस वाले पे भी जुड़ा हुआ है, दोनों फेस पे जुड़ा हुआ है। फिर आप देखो ये वाला अगर इस साइड गया तो यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ के भी फेस से जुड़ा हुआ है। फिर देखो आप यहाँ के भी फेस से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से 12 अलग अलग फेस के एटम से जुड़ा हुआ है। और उसके बिहाफ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफसीसी सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। सिमिलरली यही वाली चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीपी आइटम्स के लिए बोल सकते हैं कि एचसीपी आइटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी वो भी आपने याद कर ली होंगी। अब दोस्तों अगली चीज़ जो हम लोग को जाननी है इसके अंदर, इस पैरामीटर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक के एग्जांपल। आई होप कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं, 6, 8, 12 इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। 6, 8, 12, 12 ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, कभी पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज आपको याद रखना। तो हम लोग को पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पे आओ, आप लिख लो। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर का कितना हो गया 8, ठीक है, एफसीसी का कितना हो गया 12, और एचसीपी का कितना हो गया 12। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को याद हो गया। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स को भी कर लिया जाए। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल के अलग अलग एग्जांपल्स भी होंगे, तो उन एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा देख दिया जाए। देखिए दोस्तों, सिंपल क्यूबिक का क्या होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी इतना कम होता है कि उसके दुनिया में बहुत ही कम आइटम्स अवेलेबल हैं, और जो आइटम्स अवेलेबल हैं वो हम लोग को केवल लिमिटेड अमाउंट में याद रखना है। तो आपको केवल एक एग्जांपल आप अच्छे से याद करके जाओ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलोनियम या पीओ, ठीक है। आप एक एग्जांपल याद करके जाओ इसके लिए, पोलोनियम। अब आइए दोस्तों बीसीसी मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बीसीसी मटेरियल्स जो होते हैं बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टलोग्राफी के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो मैं आपको बीसीसी क्रिस्टल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में जैसा कि हम लोग देख पाए कि सिंपल क्यूबिक सेल का क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। अब अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर उसका काफ़ी कम है तो उसके बहुत ही कम एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या होता है बीसीसी आइटम्स का, कि बीसीसी आइटम्स क्या होते हैं, हार्ड और ब्रिटल टाइप के आइटम्स होते हैं, और साथ ही साथ ये कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। वो आपको कार्बाइड के बारे में मैंने बेसिक बता दिया है। कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड एक एब्रेसिव टाइप का टूल होता है जो कि पाउडर मेटलर्जी से क्या होता है, बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आइटम्स जो होंगे वो आपको देखिए धीरे धीरे आपको इस तरीके से कुछ डेटा, कुछ चीज़ों को आपको याद रखते चलना पड़ेगा। ये कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कार्बिडाइजर्स भी बोलते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज तो आपको मिलती रहेंगी। आपको एग्जांपल्स पे मेनली अभी फोकस कर लो आप। टंगस्टन, क्रोमियम, टाइटेनियम, अल्फा आयरन। आपको घबराना नहीं है नाम सुन करके, मैं आपको अल्फा और डेल्टा आयरन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अल्फा आयरन क्या होता है और डेल्टा आयरन क्या होता है। अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या क्या हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया टंगस्टन, क्रोमियम, अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन ले लिया। इसके अलावा कुछ और भी सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं तो वेनेडियम, ठीक है। अगर इतने एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको ये अगर पैरामीटर देख लो, आप याद रखो, धीरे धीरे आपको मटेरियल साइंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी इस कोर्स में कि आप अगर ये समझ लोगे ना कि बीसीसी हार्ड एंड ब्रिटल है, तो कोई सा मटेरियल आपको दूंगा आप आंसर बता दोगे, हाँ सर ये तो हार्ड मटेरियल है, मुझको पता है सर, इसका आंसर बीसीसी मटेरियल होगा। उसी तरीके से मैं आपको एफसीसी मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। एफसीसी मटेरियल्स देखिए वो मटेरियल्स होते हैं जो कि डक्टाइल होते हैं थोड़े से और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जितने मटेरियल्स आप मेटल्स, मेन मेटल्स आप देख रहे हो ना, खींच करके आगे कर देना, लेंथ को बढ़ा देना,
डक्टिलिटी को प्रोड्यूस करना, इलास्टिसिटी के बारे में बात करना, वो एफसीसी मटेरियल के आते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे इसके नीचे लिखते हैं सिल्वर, गोल्ड, एजी लिखा हुआ है, एजी का मतलब सिल्वर, अर्जेंटम, ठीक है, लैटिन वर्ड है। अर्जेंटम नहीं बोल के उसको क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे, ऑरम, AURUM, ऑरम होता है, अर्जेंटम, ऑरम, ठीक है। गामा आयरन आप याद रखो, देखो दोस्तों ये अल्फा आयरन को बाद में मैं आपको बोलूंगा, जानते हो क्या आप, मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अल्फा फेराइट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा फेराइट, इसको गामा आयरन को मैं क्या बोलूंगा, ऑस्टेनाइट, इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑस्टेनाइट, ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑस्टेनाइट। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, निकल ले लो आप, ठीक है, प्लैटिनम ले लो आप, जितने भी आपको डक्टाइल मटेरियल दिमाग में आ रहे हैं, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, लिखिए बिल्कुल, एल्यूमिनियम लिखना है, कॉपर लिखना है, ब्रास लिख देना है, ठीक है। और भी आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, आपका Mn होता है। डक्टाइल मटेरियल के अंदर आप लेकर के आते हैं, टिन आप ले लो, ठीक है, लेड ले लो आप, सॉरी Sn नहीं होगा, Sn का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है, वो भी नहीं याद रखना हम लोग को, ठीक है, Pb हो जाएगा, लेड हो जाएगा। अब HCP मटेरियल के ऊपर देख लेते हैं, SV मटेरियल भी क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड और ब्रिटल टाइप के मटेरियल होते हैं, इनके एग्जांपल आप देख लो, जिंक, जिंक ब्लेंड, जिरकोनियम, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, ठीक है। इसके अंदर मोलिब्डेनम हम लोग और लिख लें एग्जांपल आपको याद रहने के लिए, ठीक है, आप ये रख लो, ये वैल्यूज आप लिख लीजिए। अच्छा देखिए, इसके अलावा कोबाल्ट जो होता है वो मैग्नेट बनाने में भी काम आता है। देखिए एग्जांपल्स तो आप ऐसे ही याद रखते चलो, जो एग्जांपल जहां पे मिल रहा है उसको वहीं पे याद रख के चलो, ब्रास ब्रॉन्ज जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये बेसिक क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। जो एफसीसी मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कार्बन के परसेंटेज को रिड्यूस करते हैं। तो एफसीसी मटेरियल क्या करते हैं, जो बीसीसी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं और वो कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। और कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ क्या कर लेते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करके टंगस्टन कार्बाइड होता है ना, टंगस्टन कार्बाइड होता है, Cr2C3 होता है, Cr22C3 तो क्रोमियम कार्बाइड होता है, टाइटेनियम कार्बाइड होता है, ठीक है ना, आयरन का कार्बाइड तो होता ही है, वेनेडियम कार्बाइड होता है, मोलिब्डेनम कार्बाइड होता है। जो एफसीसी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एफसीसी का मटेरियल होगा वो सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा दोस्तों। जो एफसीसी मटेरियल होगा वो सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा और वो क्या होगा, ग्रेफिटाइजर होगा या क्या होगा, ग्रेफाइट फॉर्मिंग एजेंट होगा। ग्रेफाइट फॉर्मिंग एजेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो परसेंटेज ऑफ कार्बन किसी मटेरियल के अंदर अगर वो ज़्यादा है तो वो उसके जाएगा वहाँ पे, वो उसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन को रिएक्ट करा करके पर्सिपिटेट करवा देगा। पर्सिपिटेट से मत घबराना आप, पर्सिपिटेट आगे आएगा। पर्सिपिटेशन करता क्या है कि जो मिक्स कार्बन होता है ना चारों ओर, वो मिक्स कार्बन को जहाँ तहाँ से वो क्या करता है, कैच करता है, कैच करके ग्रेन बाउंड्री पे लेकर के आता है और ग्रेन बाउंड्री से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देता है। तो परसेंटेज कार्बन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो परसेंटेज कार्बन अगर रिड्यूस हो गया तो क्या हो जाएंगे, ग्रेफिटाइजर हो जाएंगे। ग्रेफिटाइजर का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ कार्बन को क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस पर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, क्या मटेरियल को ऐड करके क्या एलॉइंग हम लोग करें मटेरियल के अंदर, कि हमारी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे आगे बढ़े। तो अब बीसीसी मटेरियल के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया है, एसीवी मटेरियल के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में
क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैं यहाँ से अभी इस चीज़ को रब कर रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कोई मटेरियल अगर दे दिया जाए आपको, कोई मटेरियल अगर आपको दे दिया जाए, देखिए दोस्तों जो भी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया जाए, सपोज करो आप क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर कॉपर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी, अब आप आंसर पीछे मत देखना, विल बी ऑप्शन ए 0.52, ऑप्शन बी 0.68, ऑप्शन सी 0.74, ऑप्शन डी 0.85। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर बचपन से मैं देख रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप दिमाग लगाओ, सर बचपन से मैं देख रहा हूं कि कॉपर के, तांबे के, कॉपर के हम लोग वायर्स बना रहे हैं, बिजली के तार बना रहे हैं। तो सर बिजली के तार तो तभी बना सकते हो ना आप जब उसको खींच करके आप क्या कर सको, बड़ा कर सको। सर खींच के बड़ा कर दे रहे हो, इसका मतलब कि मटेरियल तो डक्टाइल आप बता रहे हो। अगर सर वो डक्टाइल मटेरियल है और सॉफ्ट मटेरियल है, इसका मतलब सर एक ही एग्जाम्पल तो आपने पढ़ाया था सॉफ्ट एंड डक्टाइल का, वो कौन सा था? FCC था। बाकी सर तो सारे हार्ड थे। तो कॉपर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली आपको याद है, देखो धीरे धीरे तो आपको याद हो जाएगा कि सॉफ्ट एंड डक्टाइल, हार्ड एंड ब्रिटल। लेकिन जब शुरू में नहीं याद हो तो क्या बोलो? कॉपर क्या है? डक्टाइल है। और इन जनरल डक्टाइल FCC होता है, और FCC के लिए सर ने बताया था 0.74 होता है। आपने क्या कर दिया? 0.74 कर दिया। अब मान लो कि सेम क्वेश्चन के अंदर कॉपर नहीं दे करके आपको क्या दे दे? पोलोनियम दे दे। तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल क्यूबिक का तो एक सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग पोलोनियम पढ़े हुए हैं, और सर पोलोनियम के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपने बताया था कि सर जो पोलोनियम होता है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। तो सर उसके लिए हम लोग का 0.52 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने क्या किया एग्जाम में, गामा आयरन दे दिया, तो आप बोलना सर गामा आयरन का मतलब अल्फा और डेल्टा तो आपने बताया था फेराइट होता है, आयरन का एक फॉर्म होता है। लेकिन सर गामा को तो आपने क्या बताया था कि गामा ऑस्टेनाइट होता है, तो गामा FCC होता है, तो क्या हो गया? 0.74। चलो अगर जिंक ब्लेंड का, जिंक का पूछ लूँ मैं, जिरकोनियम का पूछ लूँ, मैग्नीशियम का पूछ लूँ, कोबाल्ट का पूछ लूँ, तो क्या करोगे? ये क्या है? HCP है, क्या हो जाएंगे? डी पार्ट। मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HCP मटेरियल्स। HCP materials are hard materials, HCP materials are brittle materials, और HCP materials का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.74 है। क्या करोगे आप? सारे ऑप्शंस को क्या कर दोगे? करेक्ट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा अपने आप को रेडी करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलर इंडाइस के बारे में पढ़ेंगे कि मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। और मिलर इंडाइसेस को पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा लीनियर प्लेनर डेंसिटी को कवर करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग का फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।